दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपनी चैनल राग क्लासेस में। और फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो लास्ट तक देखना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी बात हो तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसके सारे क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। और मैं फिर से बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आंसर रहेगा ना, वो डायरेक्ट आपके बुक से है, जो क्लास 12th का है, जो आपकी फर्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है वर्चस्व के बारे में। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से कौन से गलत है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। तो वर्चस्व का अर्थ होता है अगुवाई या प्राबल्य। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो वर्चस्व वाला देश होता है वो कहीं ना कहीं अपनी अगुवाई को दिखाता है। मतलब क्या है कि वो हर चीज़ में आगे होता है और अपने प्राबल्य मतलब अपनी शक्ति को दिखाता है। तो ये नहीं होगा हमारा आंसर, क्योंकि हम तो गलत ढूंढ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान के एंथेस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो लिखा होता है ना, यहाँ पे के की जगह पे क्या होता है, वेफ लिखा होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिखा ही आ रहा है गलत। तो आप इसको अच्छे से देख लेना, यहाँ पे के है। ठीक है, तो आप देखो इसका भी सही हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर है कि वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो वर्चस्वशील देश होते हैं ना, जैसे जो अमेरिका की तरह देश होते हैं, वो अब क्या है, अभी उसका पूरे विश्व में वर्चस्व है। तो उसकी जो सैन्य शक्ति होती है ना, वो अजेय होती, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हो जाती है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऐसे आंसर हमारा क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो है ही नहीं। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें है ना कि वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। इसके बारे में वर्चस्व कायम कर, एक बार वर्चस्व कायम कर लिया जाए तो हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया जाता है। तो देखिए ये गलत बात है, क्योंकि आप देखो इंग्लैंड का भी पहले बहुत वर्चस्व था, लेकिन अब क्या इंग्लैंड उस स्थिति में है, नहीं है, वो अब पीछे चला गया। रोम का भी बहुत वर्चस्व था, लेकिन अब देखो कि जिस तरह ये लोग देश बहुत वर्चस्व वाले देश थे, वो अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि वर्चस्व क्या होता है, वो नियत रहता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, लास्ट वाला। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि समकालीन विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर यहाँ पे के है, देख लीजिएगा। तो कौन सा कथन गलत है फिर से हमें बताना है। तो आप देखो पहला ऑप्शन है कि ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देश के व्यवहार पर अंकुश रख सके। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की अमेरिका की चलती है। तो देखिए ये तो हो गया सही बात कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामले हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फैसले होते हैं, उसमें आपको ना अमेरिका की तरफ झुकाव जरूर दिखेगा। तो ये तो नहीं होगा आंसर हमारा। फिर है विभिन्न देश एक दूसरे का बल प्रयोग कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि सब देश क्या कर रहे हैं, अपने एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल का यूज़ करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी नहीं होगा आंसर। फिर है जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राज्य संघ कठोर दंड देता है। तो ये भी सही बात है। तो आप देखो यहाँ से हमसे क्या पूछा था, गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कि ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो क्या करे कि देश के व्यवहार पर अंकुश रख पाए, मतलब उनकी जो व्यवहार है उस पर रोक लगा सके, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो ये आपको आंसर हमारा मिल गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। नहीं, ये भी क्या है, ट्रू एंड फॉल्स ही है। तो आप देखो कौन सा कथन सही गलत है, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला है कि इराक पर हमला करने की इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। पहला ये है। फिर इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि हमला इराक का सामूहिक संहार के हथियार बनाने के लिए
रोकने के लिए किया जा रहा है। तो ये सही बात है, अमेरिका ने ये कहा था। फिर इस कार्रवाई के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी। तो आप देखो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, पहले हम ऑप्शन लास्ट देखते हैं कि अमेरिका नेतृत्व वाले गठबंधन को इराकी सेना की तगड़ी चुनौती नहीं मिली थी। तो आप देखो ये सारा ऑप्शन में से सही हमारा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि यूएनओ ने क्या किया था, अमेरिका को ये मना किया था कि वो इराक पर क्या करे, हमला नहीं करे, लेकिन अमेरिका ने उसकी बात नहीं मानी थी और उसकी बात को काटते हुए इराक पर हमला किया था। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है वो है कि इस अध्याय में वर्चस्व के 3 अर्थ दिए गए हैं। मतलब आप देखो कि जो वर्चस्व का परिभाषा दिया गया है ना, उसमें 3 तरीके से वर्चस्व को समझाया गया है। फिर है कि प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताएं। हमें क्या करना है कि सबका एक एक एग्जाम्पल देना है और ये उदाहरण क्या होने चाहिए कि इस अध्याय के उदाहरण से अलग होने चाहिए। मतलब आपको अपने मन से एक एग्जाम्पल देना है। तो आप देखो अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे तो आपको क्या है, आंसर लिखने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको नहीं भी याद है ना आपका क्वेश्चन आंसर जो आपने लिखा है, फिर भी आप एग्ज़ाम हॉल में अगर क्वेश्चन को समझ लेते हो तो आप खुद से आंसर लिख पाओगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझोगे तो क्या होगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये समझना पहले ज़रूरी हो जाता है। आप देखो ये इसका जो सही आंसर है वो हम बढ़ते हैं उसकी तरफ कि वर्चस्व के 3 अर्थ क्या है। तो आप देखो यहाँ पे वर्चस्व के जो 3 अर्थ दिए गए हैं, पहला है सैन्य शक्ति में वर्चस्व। मतलब देखिए हम वर्चस्व वाला देश किसे कहते हैं, जिसकी जो सैन्य शक्ति हो ना वो बेजोड़ हो। मतलब क्या हो कि सबसे शक्तिशाली हो, दुनिया की सबसे ताकतवर जो सैनिक हो वो यहाँ पे होंगे, तो हम कहेंगे कि वो वर्चस्व वाला देश है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि सैन्य शक्ति में वर्चस्व। फिर सेकंड में आता है कि ढांचागत ताकत के अर्थ में वर्चस्व। अब ढांचागत ताकत तो आपको समझ में आता होगा। अगर हम अर्थव्यवस्था से संबंधित देखते हैं ना किसी चीज़ को, तो हम कहते हैं कि हम ढांचागत तरीके से उसे देख रहे हैं। तो ढांचागत अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो ऐसे में देखो कि क्या है कि अमेरिका अभी वर्चस्व वाला देश है, तो आप देखो कि किस तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व हमें नज़र आता है। वो बड़ी से बड़ी जो सार्वजनिक वस्तु है उसको मुहैया कराने में हो, या फिर समुद्र में जो भी सीमा रेगुलेशन नियम ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है, रूल रेगुलेशन, तो वो कौन बनाता है, तो वर्चस्व वाला देश। यानी अभी फिलहाल कौन बना रहा है, तो अमेरिका बना रहा है। तो ऐसे में आपको समझ में आ गया कि ढांचागत ताकत के अर्थ में वर्चस्व किसे कहते हैं। अब देखिए सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व। सांस्कृतिक मतलब क्या हो गया, वहाँ का जो कल्चर है। तो आप देखो जो अमेरिका का कल्चर है ना वो क्या है, पूरे विश्व में माननीय है, लोग उसका सम्मान करते हैं और सभी लोग अमेरिका की तरह बनना चाहते हैं। चाहे वो वहाँ की ड्रेस हो, वहाँ के खान पान हो, वहाँ के बोलचाल का ढंग हो, सब क्या है, सब लोग उसे पसंद करते हैं। लोग वहाँ की तरह कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए हैं, हम लोग उस तरह के फूड को खाना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो भी कोर्स है, जैसे एमबीए के बारे में आपको पता होगा, ये जो कोर्स है वो भी अमेरिका का कोर्स है। ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी किसने इसे मतलब स्टार्ट किया था, तो अमेरिका ने किया था एमबीए। तो आप देखो कि किस तरह अमेरिका का जो सांस्कृतिक वर्चस्व है ना वो पूरे विश्व में दिखता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि वर्चस्व के 3 अर्थ कौन दिए गए हैं। अब देखो अगर हम इसकी उदाहरण की बात करें तो ये हमारे बुक से अलग दिया गया है। पहला है कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने सैन्य हस्तक्षेप के कारण लोगों के जीवन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। देखो आपको पता होगा कि किस तरह अमेरिका ने क्या किया था 1979, ठीक है, टू 89, मतलब लगभग 10 वर्ष लगा था। इसमें क्या हुआ था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, वहाँ पे सैन्य हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या है कि हमेशा वहाँ गोलीबारी चला देना, फिर क्या कि वहाँ पे जाके वहाँ की जनता को परेशान करना। तो ये सबसे क्या हुआ ना कि वहाँ की जो जनता थी वो सुरक्षित नहीं थी। तो पहला उदाहरण आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है कि आधुनिक विश्व में लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए ये हमारा सैनिक जो वर्चस्व है उसको दिखाता है।
फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो ढांचागत वर्चस्व है उसकी। तो अब देखो, जो आधुनिक विश्व में लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो इंटरनेट के बिना ये इम्पॉसिबल था। तो हम किस तरह पूरे विश्व के लोग जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं ना, ये किसका देन है? तो अमेरिका का देन है। आपको पता होगा कि अमेरिका में एक परियोजना चलाई गई थी जिसे हम सैन्य अनुसंधान परियोजना के नाम से जानते हैं, और इसी परियोजना में ना इंटरनेट का आविष्कार किया गया था और उसको यूज़ में लिया गया था। तो आपको पता है कि इसका आविष्कार किसने किया था? अमेरिका ने किया था। तो आप देखो किस तरह पूरी जो दुनिया है ना वो अब इंटरनेट पे डिपेंड है। तो इससे हमें अमेरिका के ढांचागत वर्चस्व दिखते हैं। फिर टेलीविज़न के माध्यम से अधिकांश वे कार्यक्रम और फिल्में ही दिखते हैं जिन्हें अमेरिका में या उनके लोग द्वारा तैयार किया गया हुआ होता है, या अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व का उदाहरण है। मतलब आप देखो कि क्या है, लोग इंग्लिश गाने पसंद करते हैं, वहाँ की हॉलीवुड जो मूवी होती है अब लोग देखना पसंद करते हैं। और इसमें कहीं मतलब ऐसे तो विदेशों की फिल्म को हम हॉलीवुड की फिल्म कहते हैं, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्में देखी जाती है? तो जो अमेरिका की होती है। या फिर आप देखो यहाँ पे फिल्मों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखो जो हमारा पहनावा है, रहन सहन है, जो ब्लू जीन्स हम पहनते हैं, जो ब्लू जीन्स का क्रेज़ है ना, वो भी अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे जब इसका सांस्कृतिक वर्चस्व हम लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर ये ख़त्म हो जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ कि उन 3 बातों का जिक्र करें जिनमें साबित होता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका प्रभुत्व का स्वभाव बदला है। मतलब जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई उसके बाद क्या है, अमेरिका के स्वभाव में बदलाव आया, और शीत युद्ध के वर्षों के अमेरिका प्रभुत्व की तुलना में यह अलग है। मतलब आप देखो कि क्या हुआ जब शीत युद्ध खत्म हो गया। आपको पता होगा कि जब बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 9 नवंबर 1989 को, इसके बाद शीत युद्ध का जो दौर था ना वो ख़त्म हो गया। उसी के 2 साल बाद जो सोवियत संघ था उसका भी विघटन हो गया 1991 में। तो इसके बाद जो है ना अमेरिका का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया, उसके स्वभाव में क्या हुआ, बदलाव आया। तो आपको ये बताना है कि शीत युद्ध के वर्षों के अमेरिकी प्रभुत्व की तुलना में यह किस तरह अलग है। मतलब हमें पहले के अमेरिका को देखना है और शीत युद्ध के बाद के अमेरिका को देखना है, मतलब शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद के अमेरिका को, और दोनों में तुलना करके हमें अंतर बताना है। तो आप देखो जो हमारा फर्स्ट अंतर है वो है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभाव जमाया हुआ है। मतलब आप देखो क्या हुआ था कि शीत युद्ध में क्या हुआ था कि पूरे विश्व को 2 भागों में बांटा गया था। एक पे राज था किसका, तो अमेरिका का, दूसरा पे था सोवियत संघ का। तो ये जो शीत युद्ध था ना और दोनों के बीच एक दीवार थी, यही दीवार है बर्लिन की दीवार, जो 1961 में बनाई गई थी, और 1989 को ये जनता ने इसे गिरा दिया था। और इसी के बाद क्या हुआ कि जो दूसरी विचारधारा थी यानी समाजवादी विचारधारा वो ख़त्म होने लगी। अब ऐसे में क्या हुआ ना कि सोवियत संघ विघटित हो गया, मतलब सोवियत संघ खत्म हो गया। अब आप देखो जब सोवियत संघ खत्म हो गया, ठीक है, तो अमेरिका के पास तो कोई बाउंडेशन नहीं हुआ, तो पूरे विश्व में किसका राज्य हो गया, तो सिर्फ अमेरिका का राज्य हो गया। तो ये अंतर हमें दिखता है कि शीत युद्ध के पहले क्या था कि विश्व में 2 महाशक्तियाँ थी, एक हो गया यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, और दूसरा हो गया अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अब आपको ये क्लियर हो गया। चलिए जो है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने विश्व के सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी अपना दबदबा कायम किया। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएनओ, ठीक है, इसकी बहुत सारी एजेंसियां हैं, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी क्या है संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं। तो आप देखो कि सारे में क्या होता है ना कि अमेरिका के प्रभाव हमें नज़र आते हैं। यूएनओ का जो भी फैसला होगा ना उसमें आपको दिखेगा कि वो उसका झुकाव किसकी तरफ है, तो वो अमेरिका की तरफ है। और अब आप क्या करो ना, इसके कारण को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो यूएनओ का हेड ऑफिस है वो है वाशिंगटन डीसी में, वो कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी है। अब देखो कि यहाँ जो भी कार्यकर्ता अंदर काम करेंगे, जो भी लोग अंदर काम करते हैं,
वो कहाँ के होते हैं, तो ज़्यादातर वो अमेरिकी होते हैं। तो ये सब वजह है कि इसके फैसले में क्या होता है कि अमेरिका के प्रभाव हमें नज़र आते हैं। फिर आप देखो, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक और ईरान जैसे देशों में सैनिक हस्तक्षेप बढ़ा दिया। जो ऐसे देश है अफगानिस्तान, इराक, ईरान, इन सब पे ना अमेरिका ने क्या किया, सैन्य हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया, इन पर हमला करने लगा। और आप देखो ये सब का कारण है, जो इराक है ना, यहाँ पे तेल संसाधन बहुत अच्छे हैं। मतलब दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा जो तेल संसाधन है, उसकी सबसे बड़ी जो ये मात्रा है वो कहाँ पे है, तो इराक में है। इस कारण अमेरिका ने क्या किया, उस पर काबू करने की कई बार कोशिश की। फिर ईरान भी है, यहाँ की जो संसाधन है वो बहुत अच्छे है, अफगानिस्तान भी यही कारण है। तो ये सब कारणों से क्या किया कि अमेरिका ने सब पर अपना प्रभाव, सब पर अपना सैनिक हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया। तो आपको ये भी अब क्लियर हो गया। ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये आपको 2-3 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी जो हमारा लघु उत्तरीय आता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। और ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ये मेल बैठाने वाला क्वेश्चन है। मतलब मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपने पहले बहुत पढ़ा है। इसमें क्या करना होता है कि हमारे पास 2 क्यू में क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, और दोनों में जो भी सिमिलैरिटी होती है उसको देखते हुए हमें क्या करना होता है, इसे मैच करना होता है। तो आप देखो, अगर हम इसके क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पे अजीब तरीके से लिखा गया है, तो आपको ना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं, आंसर में आते हैं। लेकिन यहाँ से मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। जैसे फर्स्ट जो हमारा दिया गया था वो था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इसका आंसर हो जाएगा सूडान पर मिसाइल से हमला। और आपको पता होगा कि सिर्फ सूडान पर ही नहीं हमला किया गया था मिसाइल से, इसके साथ ही अफगानिस्तान पे भी किया गया था। और ये एक अमेरिका द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। आप देखो, अमेरिका ने ना टोटल 4 ऑपरेशन चलाए थे, और वही चारों ये हमारे फर्स्ट तरफ जो लिखे गए हैं वो सारे ऑपरेशन है अमेरिका द्वारा चलाए गए। तो पहला जो ऑपरेशन ये इनफाइनाइट रीच है, वो इसलिए चलाया गया था कि अमेरिका की दूतावास पर अलकायदा के कुछ जो आतंकवादी लोग थे, उन्होंने क्या किया था, हमला कर दिया था। जिस कारण अमेरिका ने बदला लेते हुए सूडान पर जो अलकायदा के ठिकाने थे और अफगानिस्तान में जो अलकायदा के ठिकाने थे, दोनों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये आपको पता होगा 9/11 की घटना, जब मैं चैप्टर वाला वीडियो पढ़ाई थी तो बहुत अच्छे से आपको बता दिया था। अगर आपने फिर भी नहीं देखा है वो वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो पढ़ लेना। तो देखिए, ये जो 9/11 की घटना है ना, ये मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। क्या हुआ था, कुछ अपहरणकर्ता यानी किडनैपर जो कि 19 संख्या में थे, उन्होंने क्या किया था कि अमेरिका के 4 जो विमान थे उसे हाईजैक कर लिया था। और उनको क्या किया था कि अमेरिका के जो भी बड़े टावर, कंपनियां, जो भी बड़े बड़े ऑफिस थे, सब पे क्या किया, हमला किया था। जो पहला विमान था वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उसके उत्तरी टावर पर गिराया। दूसरा दक्षिणी टावर पे। तीसरा जो है वो पेंटागन रक्षा विभाग की इमारत पे गिराया था। और चौथा तो गिराना था उसको कांग्रेस की मुख्य इमारत पर। लेकिन क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जिस कारण वह पेंसिल्वेनिया के खेत में जाके गिर गया। और इस जो घटना थी, इसमें आपको पता होगा 3000 लोग मारे गए थे। और इस कारण अमेरिका ने क्या किया, बदला लेते हुए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। और तालिबान और अलकायदा के जो भी ठिकाने थे, किसके, तो आतंकवादी के, उनके खिलाफ इन्होंने जंग स्टार्ट कर दिया था। तो ये आपका सेकंड भी क्लियर हो गया। फिर है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं। और इसका डेट आपको पता होगा कि 1990 में इराक ने क्या किया था, कुवैत पर कब्जा कर लिया था। और यूएनओ ने क्या किया था कि इसको सुरक्षित करने का सभी देशों को जिम्मेदारी दे दी थी। तो ऐसे में क्या हुआ ना कि अमेरिका ने वहाँ पे, मतलब अमेरिका, ऐसे तो बहुत सारे देश वहाँ गए थे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में जो 75% सैनिक थी, 75%, वो कहाँ की थी, तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की थी। और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे हमला से उसे बचाया।
किससे? तो इराक ने जो कुवैत पर हमला किया था, उसको कुवैत को बचाने का जिम्मेदारी यूएनओ ने अमेरिका को दिया और इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं। तो यही हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध है, ये भी आपका क्लियर हो गया। फिर है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। देखिए ये जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम है ना, ये कब चलाया गया था? तो ये आपको चलाया गया था 19 मार्च 2003 में। इसमें क्या हुआ था कि अमेरिका ने इराक पर कब्जा करने के लिए उस पर हमला किया, और जब यूएनओ ने क्या किया, उससे मना किया था कि वो क्या करेगा, हमला नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने, आप देखो किस तरह यूएनओ की बातों को इग्नोर करते हुए उस पर हमला कर दिया, और बचाव में ये कहा ना कि इराक क्या कर रहा है कि खतरनाक जंग संहार के हथियार को बना रहा है, जिस कारण हमने उस पर हमला किया। लेकिन उसके पीछे जो मेन कारण था ना, वो था कि वो वहाँ पे सरकार बनाना चाहता था और वहाँ की जो तेल भंडार है और संसाधन है उस पर कब्जा करना चाहता था। तो ये था आपका ऑपरेशन इराक की फ्रीडम। ये सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और इसका जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन। तो ये आपका यहाँ पे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया। फिर आप देखो है जो 8 नंबर, जो कि आपका लास्ट है, जो आपका 9th नंबर क्वेश्चन है ना चैप्टर में, वो क्या है, आपको जांच करने के लिए बोला गया है, तो वो पूछा नहीं जाता है, इसलिए 8 ही जो क्वेश्चन है 8 तक वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप देखो जो क्वेश्चन है वो है भारत अमेरिका समझौते से संबंधित बहस के 3 एक अंश इस अध्याय में दिए गए हैं। मतलब आप देखो यहाँ पे मैं क्लियर आपको बताती हूँ कि हमें यहाँ पे ना 3 रणनीति के बारे में लिखना है जो अमेरिका और भारत के बीच हो सकती है। मतलब आप देखो कि भारत क्या है, अमेरिका के बराबर नहीं है अभी, ठीक है। अमेरिका तो विश्व में बहुत शक्तिशाली है, हम उसके बराबर नहीं है। तो हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाएं कि क्या कर पाएँ कि हम अमेरिका का मुकाबला कर पाएँ, या फिर मतलब अमेरिका की नज़र पे ना चढ़े। तो इस कारण हमने क्या किया, बहुत सारी रणनीतियों को लिखा है, और इसमें 3 रणनीति क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो क्या क्या हो सकती है, इसी के बारे में हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे पहले जो लिखा गया है वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से डिफाइन कर दूँगी। देखो शीत युद्ध जब समाप्त हुआ ना, तो क्या हुआ कि पूरे विश्व में अमेरिका क्या हुआ, एक महाशक्ति बचा, और विश्व क्या हो गया, एक ध्रुवीय हो गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ थी, ठीक है, जो भी हो रहा था विश्व में, वो किसकी चारों तरफ होने लगा, तो वो अमेरिका के इर्द गिर्द ही होने लगा। मतलब हर चीज़ में अमेरिका की झलक, अमेरिका की आपको प्रभाव नज़र आएगी। तो ऐसे में क्या हुआ ना, भारत को राष्ट्रीय हितों के लिए यह अच्छा रहेगा कि वो क्या करे कि अमेरिका से संबंध सुधारे, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हम उसकी बराबरी करने लायक नहीं हुए हैं। तो अगर अभी हम उससे दुश्मनी मोल लेना, तो इससे हमारा ही लॉस हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि उससे संबंध को अच्छे कर लेने चाहिए, मतलब मित्रता की जो हमारी रिलेशन है उसको कायम कर लेना चाहिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। और आप देखो कि हाल में ही क्या हुआ है ना कि कुछ ऐसी संधियां हमारे बीच हुई भी है। जैसे आपको पता होगा कि 2006 में अमेरिका और भारत के बीच क्या थे, असैनिक समझौते हुए थे, जिसमें दोनों के बीच बहुत नज़दीकियाँ आई। आपको पता होगा कि जो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इसमें अमेरिका ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की थी। लेकिन अब क्या है कि हमारा रिलेशन अच्छा हो गया है। तो आप देखो कि धीरे धीरे क्या है, हमारे रिलेशन में सुधार आ रहा है। और जो 3 हमारी रणनीति है ना, पहला मैं आपको डिफाइन करती हूँ। पहला ये हो सकता है क्या कि अमेरिका की सैन्य शक्ति से डरे और इसलिए दूरी बनाने को कहते हैं। हमारे जो भी ये जो रणनीति बनाते हैं ना, ये बड़े राजनीतिज्ञ जो होते हैं ये बनाते हैं। तो पहले लोग ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उसकी सैन्य शक्ति से डरकर उससे दूरी बना लेनी चाहिए। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है। सेकंड है कि भारत को क्या करना चाहिए कि अमेरिका के साथ रहकर अपने वर्चस्व का पायदान उठाना चाहिए। मतलब क्या कि उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए थी। और क्या करना चाहिए कि अब
फ्रेंड अगर हम दोनों हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे, तो उसका जो भी लाभ होगा उसमें हम भी कहीं ना कहीं हिस्सेदार बन जाएंगे। तो दूसरा ये था। और तीसरा क्या था कि भारत को विकासशील देशों का एक गठबंधन बना लेना चाहिए। जो भी भारत की तरह जो अभी विकास कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको एक साथ आकर क्या करना चाहिए, मिलके गठबंधन करके, और पाकिस्तान जो सॉरी अमेरिका का क्या करना चाहिए कि उसके विरोध करना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए। तो ये 3 रणनीति थी, लेकिन इसमें सबसे सही क्या है, सेकंड वाला। हमें क्या करना चाहिए कि उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए और उसके वर्चस्व के पायदान को उठाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से बोल देती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह घर पे रह के पढ़ते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।